नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य राजनीतिक विज्ञान का पेपर 2 जो है उसका आंसर की जो आउट हो गया है उसका हम लोग पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे हम लोग कि इसमें कितने ऐसे प्रश्न हैं जिस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। ये जो पेपर है आपका 22 जनवरी 2026 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें से पूरे 150 प्रश्न हैं पॉलिटिकल साइंस के। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका कट ऑफ जो है वो क्या रह सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के वीडियो को। उससे पहले आप लोग के लिए झार शिक्षा के द्वारा पॉलिटिकल साइंस के लिए कंप्लीट पैकेज जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सम्मिलित है, वह अभी आपको हमारे ऐप झार शिक्षा पर मात्र अभी आपको 899 पे ये मिल जाएगा, जिसमें से पेपर 2 का कंप्लीट बुकलेट और पेपर 1 का भी कंप्लीट बुकलेट, इसके साथ में आपको पेपर 2 के लिए यानी पॉलिटिकल साइंस के लिए 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और पेपर 1 के 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो जिनको भी लगता हो कि तैयारी में थोड़ा कमी रह गई हो तो जाके इनरोल होके आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आप लोग इसमें गौर कीजिएगा जो सा कि जिसमें रेड कलर किया हुआ है वो उसका आंसर राइट है, और इसका जो करेक्ट आंसर क्या है जो बोल्ड किया हुआ बोल्ड लेटर में जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। यानी कि ये देखिए बोल्ड प्लस रेड है, यानी जिसका आंसर डी हो जाए। यानी क्वेश्चन क्या है कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इज अ फेमस वर्क। यानी कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी किसकी प्रसिद्ध कृति थी? यह जोसेफ शुम्पीटर की थी। याद रखना है, क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि जिसमें रेड कलर है साथ में बोल्ड लेटर है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोसेफ शुम्पीटर जो है वो कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इज अ फेमस वर्क के राइटर हैं। दूसरा प्रश्न था अकॉर्डिंग टू द थॉमस हॉब्स सॉवरेनिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम। थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता का उद्गम किससे होता है? तो संप्रभुता का उद्गम जो है वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इज ऑथर्ड बाय। जो द 6 बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ है इसके लेखक कौन थे? तो जीन बोडिन थे। कौन थे? तो जीन बोडिन थे। अगला प्रश्न है संप्रभुता को कानून से अप्रतिबंधित नागरिकों एवं प्रजा पर सर्वोच्च शक्ति किसने परिभाषित किया? तो ये भी जीन बोडिन के द्वारा परिभाषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता या संप्रभु कौन होता है? तो जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार संप्रभु कौन होता है? तो वह निश्चित मानव सर्वोच्च सत्ता जिसकी आज्ञा नियमित रूप से मानी जाती है वही कौन होता है? तो संप्रभु होता है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण पारंपरिक संप्रभुता की अवधारणा को मुख्यतः किस प्रकार चुनौती देता है? तो वैश्वीकरण जो है वो पारंपरिक संप्रभुता की अवधारणा को मुख्यतः किस प्रकार चुनौती देता है? तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और मानकों द्वारा राज्य की स्वायत्तता सीमित करके। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और मानकों द्वारा राज्य की स्वायत्तता सीमित करके। अगला प्रश्न है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स समानता का समर्थन मुख्यतः किस माध्यम से करते हैं? तो समानता का जो समर्थन है वो किस माध्यम से करते हैं? तो अवसर की निष्पक्ष समानता और अंतर सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में रॉबर्ट नोजिक समानता के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे निरंतर राज्य हस्तक्षेप की मांग करते हैं। किसकी? तो निरंतर राज्य हस्तक्षेप की मांग करते हैं। अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ जस्टिस में अमर्त्य सेन रॉल्सीय समानता की आलोचना मुख्यतः किस आधार पर करते हैं? तो रॉल्सीय समानता की आलोचना जो है अमर्त्य सेन किस आधार पर करते हैं? तो वास्तविक अन्याय के बजाय आदर्श
सिद्धांत पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जो कि जेएसएससी के द्वारा आंसर G.A. कोहेन दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमृत सेन हो। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विचारक कहता है कि समानता का मूल्यांकन संसाधनों या उपयोगिता के बजाय क्षमताओं के आधार पर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर अमृत सेन होना चाहिए, लेकिन जेएसएससी के द्वारा इसका G.A. कोहेन दिया गया है। अमृत सेन का तर्क है कि सभी को समान संसाधन देना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि मनुष्यों की जरूरतें अलग अलग होती है। समानता इस बात से मापी जानी चाहिए कि कोई व्यक्ति उन संसाधनों का उपयोग करके अपनी भलाई हासिल करने में कितना सक्षम, दैट मीन्स कितना कैपेबल है। तो ये जो इसका राइट आंसर आपका अमृत सेन होगा। इस क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप लोग को पक्का 2 मार्क्स मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक पुस्तक संयोजन गलत है? तो कौन सा जो मैचिंग है लेखक और पुस्तक का वो गलत है? तो फ्रेडरिक हेक का जो है द मार्केट रूल है, ये आपका गलत है, बाकी बात सभी सही है। अगला प्रश्न है, उदार राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता समानता के बीच तनाव को निम्न में से कौन सबसे बेहतर करता है? तो कौन सबसे बेहतर करता है? तो समानता हेतु पुनर्वितरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा सिद्धांतकार कहता है कि समानता को विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में संदर्भात्मक रूप से समझा जाना चाहिए? तो कौन बोलता है ये? यह माइकल वाल्जर बोलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उदारवाद की आलोचना समुदायवादियों द्वारा नहीं की जाती है? तो समुदायवादियों द्वारा नहीं की जाती है। तो उदारवाद व्यक्ति को सामाजिक रूप से जुड़ा मानता है। क्या मानता है? तो उदारवाद जो है वो व्यक्ति को सामाजिक रूप से जुड़ा मानता है। अगला प्रश्न है, गरीबी और सामाजिक वंचना जैसी स्वतंत्रता की बाधाओं को हटाने के साथ आर्थिक विकास में राज्य हस्तक्षेप का समर्थन कौन करता है? तो राज्य हस्तक्षेप का समर्थन कौन करता है? तो अमृत सेन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ तथा राज्यों के लोक सेवा आयोगों के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 315 करता है। कौन? अनुच्छेद 315 करता है। अगला प्रश्न है, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स द्वारा प्रतिपादित प्रिज्मेटिक समाज की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो तर्कवाद जो है ये इसकी एक विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र केवल शासन की एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सहजीवन और संयुक्त अनुभव की शैली है। यह सह मानवों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का दृष्टिकोण है। यह कथन किस आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका V.R. अम्बेडकर होगा, बट जेएसएससी के द्वारा इसका आंसर जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिया गया। इस पर भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी कि अभी तक कितने 2 क्वेश्चन हुए जिस पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य पर प्रस्ताव किसने तैयार किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, सी राइट्स मिल के विश्लेषण में सैन्य औद्योगिक परिसर शब्द का अर्थ है। तो सैन्य औद्योगिक परिसर शब्द का क्या अर्थ है? तो सशस्त्र बलों, व्यावसायिक नियमों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत दिया? यह वुड्रो विल्सन के द्वारा दिया गया। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत जो है यह वुड्रो विल्सन के द्वारा
दिया गया। अगला प्रश्न है, रूसो की समान इच्छा की अवधारणा में शामिल है तो सभी की सामूहिक इच्छा क्या है? तो सभी की सामूहिक इच्छा शामिल है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान किसने दिया? तो किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको, यह वाक्य किस ग्रंथ में मिलता है? यह कठोपनिषद में मिलता है। किसमें? यह कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले यानी ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत में लैटिन शब्द डी ज्यूरे और डी फैक्टो का क्रमशः अर्थ है। तो डी ज्यूरे और डी फैक्टो का अर्थ क्या है? तो कानून में विद्यमान और तथ्य में विद्यमान। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में पोस्ट वर्ब शब्द किसने गढ़ा? यह लूथर गुलिक के द्वारा गढ़ा। किसके द्वारा? तो लूथर गुलिक के द्वारा यह गढ़ा गया। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट डहल के अनुसार लोकतंत्र में राजनीतिक समानता की एक प्रमुख शर्त है। तो राजनीतिक समानता की एक प्रमुख शर्त क्या है? तो नागरिकों में प्रबुद्ध समझ। क्या है? तो नागरिकों में प्रबुद्ध समझ। अगला प्रश्न है, सामाजिक समानता कानूनी समानता से मुख्यतः इसलिए भिन्न है क्योंकि ये केंद्रीकृत या केंद्रित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव के उन्मूलन पर। किस पर? तो सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव के उन्मूलन पर। अगला प्रश्न है, यह विचार कि लोकतंत्र के लिए केवल राजनीतिक समानता ही नहीं बल्कि कुछ स्तर की सामाजिक समानता भी आवश्यक है, किस सिद्धांत का केंद्र है? यह सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत का केंद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदार लोकतांत्रिक समानता की मार्क्सवादी आलोचना को सबसे बेहतर व्यक्त करता है? तो राजनीतिक समानता वर्ग प्रभुत्व को वैध बनाती है। अगला प्रश्न है, जाति नस्ल या लिंग आधारित पदानुक्रमों का सुदृढ़ीकरण किस प्रकार की समानता को खतरे में डालता है? यह सामाजिक समानता को खतरे में डालता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक लोकतंत्र उदार लोकतंत्र से मुख्यतः किस पर बल देने में भिन्न है? तो लोकतंत्र की शर्त के रूप में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी लोकतंत्र में आर्थिक असमानता को राजनीतिक समानता के क्षरण से सबसे स्पष्ट रूप से कौन जोड़ता है? यह कार्ल मार्क्स जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो कार्ल मार्क्स जोड़ता है। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स में रॉबर्ट डहल अंततः किसका समर्थन करते हैं? तो यथार्थवादी लोगों के रूप में पॉलीआर्की का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार निजी संपत्ति का उदय किसका संकेत देता है? तो असमानता और प्रभुत्व का संस्थानीकरण का संकेत देता है। किसका? तो असमानता और प्रभुत्व का संस्थानीकरण का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो सामाजिक रूप से उत्पन्न असमानता को कैसे दूर करना चाहते हैं? तो व्यक्तिगत हितों को समान इच्छा के अधीन करके। कैसे? तो व्यक्तिगत हितों को समान इच्छा के अधीन करके। अगला प्रश्न है, संसाधनों की समानता की अवधारणा रोनाल्ड डवर्किन द्वारा किस कृति में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई है? तो सॉवरेन वर्च्यू में। किसमें? तो सॉवरेन वर्च्यू में। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार सिद्धांत स्पष्ट रूप से मिलता है? तो गोथा कार्यक्रम की आलोचना में। किसमें? तो गोथा कार्यक्रम की आलोचना में। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य इस विषय को बनाना था। तो वैज्ञानिक एवं अनुभवजन्य रूप से सत्यापनीय को। किसको? तो वैज्ञानिक एवं अनुभवजन्य रूप से सत्यापनीय को। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की पद्धति
गत प्रतिबद्धता क्या थी? तो पद्धतिगत प्रतिबद्धता क्या थी? तो अनुभवजन्य तरीके से राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना। क्या करना? तो अनुभवजन्य तरीके से राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद में मूल्य तटस्थता पर बल किससे सर्वाधिक प्रभावित था? यह तार्किक प्रत्यक्षवाद से सर्वाधिक प्रभावित था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है डेविड स्टर्न के द्वारा प्रतिपादित किया। किसके द्वारा? तो डेविड स्टर्न के द्वारा। अगला प्रश्न है, डेविड स्टर्न का प्रणाली सिद्धांत राजनीति को मानता है, यानी कि सिस्टम थ्योरी जो है राजनीति सिद्धांत को क्या मानता है? तो मूल्यों का प्राधिकृत वितरण, यानी कि एन अथॉरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज मानता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यवहारवाद की मूल्य विशेषता नहीं है? तो व्यवहारवाद की मूल विशेषता कौन नहीं है? तो मानकात्मक निर्देश जो है ये नहीं है, यानी कि नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन जो है इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कठोरता से अधिक प्रासंगिकता नारा किससे सबसे अधिक जुड़ा है? ये उत्तर व्यवहारवाद से जुड़ा है। किससे? ये उत्तर व्यवहारवाद से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी आंदोलन राजनीति विज्ञान की किस उपशाखा में सर्वाधिक प्रभावी रहा? तो व्यवहारवादी आंदोलन जो है वो राजनीति विज्ञान की किस उपशाखा में सर्वाधिक प्रभावी रहा? तो तुलनात्मक राजनीति में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तथ्य और मूल्य पर उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? तो कौन करता है? तो तथ्य और मूल्य परस्पर संबंधित है। कौन? तो तथ्य और मूल्य जो है परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवादी आलोचना के अनुसार व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान अत्यधिक किस पर केंद्रित हो गया था? तो यह सामाजिक उद्देश्य से कटे मात्रात्मक और तकनीक पर केंद्रित हो गया था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट डहल की पॉलीआर्की की अवधारणा से तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो अन्य शक्ति केंद्रों और प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट डहल द्वारा प्रतिपादित बहुलवादी लोकतंत्र की केंद्रीय मान्यता क्या है? तो केंद्रीय मान्यता क्या है? तो अनेक हित समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रभुत्व को रोकती है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत की मुख्यतः किस बात के लिए आलोचना करता है? तो किस बात के लिए आलोचना करता है? तो व्यक्तियों को सामाजिक संदर्भ से अलग स्वतंत्र मानने के लिए। किसके लिए? तो व्यक्तियों को सामाजिक संदर्भ से अलग स्वतंत्र मानने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक नहीं है? तो समुदायवादी विचारक कौन नहीं है? तो विल किमलिका जो है समुदायवादी विचारक नहीं है। उसके बाद माइकल वाल्जर, माइकल सेंडर और चार्ल्स टेलर ये सभी क्या हैं? समुदायवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार राज्य सहमति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है? तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुसार, यानी कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार। अगला प्रश्न है, पोलिस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नगर राज्य, यानी कि सिटी स्टेट। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। कौन थे? तो सुकरात थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसने दिया? यह कथन अरस्तु ने दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरस्तु द्वारा लिखी गई है? तो अरस्तु द्वारा पॉलिटिक्स लिखी गई। कौन सी? तो पॉलिटिक्स लिखी गई है। फिलोसॉफिक कैलकुलस की अवधारणा किससे संबंधित है? यह जेरमी बेंथम से संबंधित है। किससे? तो फिलोसॉफिक कैलकुलस की जो अवधारणा है यह जेरमी बेंथम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता क्या है? तो पॉपुलर है, यानी कि जनसत्ता है।
अगला प्रश्न है, विचारशील मनुष्य एक वंचित प्राणी है, यह कथन किसने कहा? यह कथन रूसो के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? तो रूसो के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, बलात् स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रथम वर्णन किसने किया? यह रूसो के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य को ऐसे समझौते का परिणाम मानता है जिसमें प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य के पास कोई सरकारी संगठन नहीं था? तो कौन मानता है? तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? यह राज्य की ऐतिहासिक उत्पत्ति का अध्ययन करता है। क्या करता है? तो राज्य की ऐतिहासिक उत्पत्ति का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, थॉमस हॉब्स के कार्य में सामाजिक अनुबंध किस पर आधारित है? तो सामाजिक अनुबंध जो है यह भय पर आधारित है। किस पर? तो फियर पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक के अनुसार सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कौन सी है? तो संवैधानिक सरकार जो है वो सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक द्वारा दिए गए 3 प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जो है ये 3 प्राकृतिक अधिकार हैं जो कि जॉन लॉक के द्वारा दिए गए। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक किसने किया? यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन जो है वो किसने किया? तो टी.एच. ग्रीन ने किया। किसने? तो टी.एच. ग्रीन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो यह भी टी.एच. ग्रीन से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह कथन किसने दिया? यह कथन G.F.W. हीगल के द्वारा दिया। किसके द्वारा? तो G.F.W. हीगल के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट नोजिक जो हैं एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो राज्य के 7 अंग होते हैं। कितने? तो राज्य के 7 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, अपने राजनीतिक दर्शन में हॉब्स ने किसका समर्थन किया है? तो पूर्ण राजतंत्र यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का सप्तांग राज्य सिद्धांत निम्नलिखित सभी को शामिल करता है सिवाय, मतलब किसको छोड़ के सभी को शामिल करता है? तो धर्म को छोड़ के सभी को शामिल करता है, यानी कि स्वामी को भी, मंत्री को भी और दंड को भी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें नागरिक जो है वो निर्णय प्रक्रिया में स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसमें? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अगला प्रश्न है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता थी। तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता क्या थी? तो सभी का सभी से युद्ध। क्या था? तो वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार राज्य किसका कार्यकारी समिति है? तो राज्य किसका कार्यकारी समिति है? तो बुर्जुआ वर्ग का है। किसका? तो बुर्जुआ वर्ग का है। अगला प्रश्न है, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित प्रायपन की आलोचना सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से किस कृति में मिलती है? यह 1844 की आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपियां में मिलती है। किसमें? तो 1844 की आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपियां में मिलती है। अगला प्रश्न है, मार्क्स का प्रसिद्ध कथन दार्शनिकों ने संसार की केवल व्याख्या की है, उद्देश्य इसे बदलना है, किस प्रतिबद्धता को दर्शाता है? यह प्रैक्सिस यानी कि व्यवहारिक प्रक्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार सामाजिक संबंधों का क्या निर्धारित करता है? यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार जो है सामाजिक संबंधों को क्या निर्धारित करता है? तो उत्पादन की प्रणाली को निर्धारित करता है। तो उत्पादन की प्रणाली। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन में आधार और अधिरचना की अवधारणा यह दर्शाती है कि भौतिक परिस्थितियां कानूनी, राजनीतिक और वैचारिक रूपों को आकार देती है। क्या देती है? तो भौतिक परिस्थितियां कानूनी, राजनीतिक और वैचारिक रूपों को आकार देती
है। अगला प्रश्न है, मार्क्स की विश्लेषण पद्धति की सबसे उपयुक्त रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा। किसके द्वारा? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार अधिशेष मूल्य यानी कि सरप्लस वैल्यू उत्पन्न होता है तो श्रम शक्ति के शोषण से। किससे? तो श्रम शक्ति के शोषण से अधिशेष मूल्य उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार विचारधारा मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो विचारधारा जो है वो किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो विद्यमान प्रभुता संबंधों को वैध ठहराने, इनकी लेजिटिमाइज एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ डोमिनेशन को, दैट मीन्स विद्यमान प्रभुत्व संबंधों को वैध ठहराना। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार उदार राजनीतिक आधार जो है वह क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर जो है इसमें से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जर्मन आइडियोलॉजी जो है यह लिखी गई। किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स और एंजल द्वारा लिखी गई है? तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है यह मार्क्स और एंजल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, समता सैनिक दल की स्थापना किसने की थी? तो समता सैनिक दल की स्थापना जो है V.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो V.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह की अवधारणा निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न है क्योंकि यह किस पर बल देता है? यह सत्य पर अधिक नैतिक प्रतिरोध पर बल देता है, यानी कि सत्य पर आधारित नैतिक प्रतिरोध पर क्या होता है? यह अधिक बल देता है। कौन? तो सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, गैब्रियल आलमंड द्वारा दिए गए हित समूहों के वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो गैर संस्थागत समूह जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक कार्यवाद का प्रयोग किसकी राजनीति के अध्ययन में किया जाता है? यह विकासशील राजनीति के अध्ययन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभागीय संगठन के लिए 4P सूत्र किसने दिया? यह गुलिक के द्वारा दिया। किसके द्वारा? यह लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो रिग्स का पारिस्थितिकीय विश्लेषण जो है यह सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत किसकी आलोचना के रूप में विकसित हुआ? यह वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना के रूप में विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, राजनीति प्रशासन द्विभाजन का प्रवर्तक कौन था? तो वुड्रो विल्सन जो था वो राजनीति प्रशासन द्विभाजन का प्रवर्तक था। अगला प्रश्न है, हाथोर्न अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष यह था कि उत्पादकता में वृद्धि किस कारण हुई है? तो उत्पादकता में वृद्धि जो है वो अनौपचारिक समूह गतिशीलता और श्रमिकों पर ध्यान के कारण हुई है। अगला प्रश्न है, हाथोर्न प्रयोग से तात्पर्य है? तो हाथोर्न प्रयोग से क्या तात्पर्य है? तो अवलोकन किए जाने की जानकारी से वर्तमान में परिवर्तन से तात्पर्य। किसका? तो हाथोर्न प्रयोग का तात्पर्य जो है वो क्या है? तो अवलोकन किए जाने की जानकारी से व्यवहार में परिवर्तन से है। अगला प्रश्न है, एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत दृष्टिकोण से सर्वाधिक संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो औद्योगिक सभ्यता की मानव समस्याएं। कौन है? तो औद्योगिक सभ्यता की मानव समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो फ्रेड रिक्स है। कौन है? तो फ्रेड रिक्स है। अगला प्रश्न है, मानव संबंध सिद्धांत ने प्रशासनिक अध्ययन मानव संबंध सिद्धांत ने प्रशासनिक ध्यान आर्थिक मनुष्य से किस ओर स्थानांतरित किया? तो प्रशासनिक ध्यान जो है वो आर्थिक मनुष्य से किस ओर स्थानांतरित किया? तो सामाजिक
मनुष्य की ओर, किस तरह, तो सोशल मैन की ओर। अगला प्रश्न है सीमित तार्किकता यानी कि बाउंडेड रैशनैलिटी की अवधारणा का तात्पर्य है कि निर्णयकर्ता संज्ञानात्मक सूचनात्मक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। क्या करते हैं, तो संज्ञानात्मक और सूचनात्मक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है हर्बर्ट साइमन की कौन सी पुस्तक ने प्रशासन में निर्णय निर्माण सिद्धांत की नींव रखी, तो कौन सी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ने, किसने, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ने। अगला प्रश्न है फ्रेडरिक्स के अनुसार प्रशासनिक प्रणालियां किससे प्रभावित होती है, तो प्रशासनिक प्रणालियां जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है रिग्स के मॉडल में प्रिज्मेटिक समाज किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो प्रिज्मेटिक समाज जो है वह मिश्रित संरचनाओं वाला संक्रमणकालीन समाज का प्रतिनिधित्व करता है। किसका, तो मिश्रित संरचनाओं वाली संक्रमणकालीन समाज का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है मास्लो की अवधारणा श्रेणी सिद्धांत में निम्न में से कौन स्तर नहीं है, तो कौन स्तर नहीं है, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है ये एक स्तर नहीं है। बाकी बात शारीरिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षात्कार, ये सभी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रिज्मेटिक समाज की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो मूल्य सहमति जो है यह नहीं है। अगला प्रश्न है फ्यूज्ड समाज में पुरस्कारों का वितरण किस आधार पर होता है, तो फ्यूज्ड समाज में पुरस्कारों का वितरण जो है वह आरोपण यानी कि स्थिति या जन्म के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बाल कल्याण, शिक्षा और पोषण पर कार्य करती है तथा जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यह कौन कार्य करती है, तो यह यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह जेनेवा में स्थित है। कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, तो किस पर केंद्रित है, तो ये मानव विकास और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है कौन सा संयुक्त राष्ट्र निकाय जेनेवा में स्थित है और शरणार्थी संकट एवं विस्थापन से संबंधित है, तो यूएनएचसीआर जो है यह संबंधित है और शरणार्थी एवं विस्थापन से संबंधित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस जो है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक संरचनात्मक सीमा क्या है, तो संरचनात्मक सीमा क्या है, तो संप्रभु राज्यों की राजनीतिक इच्छा पर निर्भरता। क्या है, तो संप्रभु राज्यों की राजनीतिक इच्छा पर निर्भरता। अगला प्रश्न है युद्ध स्थल के नियमों को पहली बार व्यवस्थित रूप से कहां संहिताबद्ध किया गया, तो हेग सम्मेलन 1899 और 1907 में पहली बार इसको संहिताबद्ध किया गया। अगला प्रश्न है 1949 के जिनेवा सम्मेलन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, तो युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा से संबंधित है। किस पर, तो युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा से संबंधित है और उस पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है अपने संविधान में नीति निषेध तत्वों को शामिल करने वाला पहला देश कौन था, तो यह आयरलैंड था। कौन था, तो आयरलैंड था। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, यह संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसके आधार पर, तो संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। अगला प्रश्न है संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का उल्लेख है, तो 3 प्रकार की आपात स्थितियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है लोकायुक्त संस्था की स्थापना सबसे पहले किस राज्य ने की थी, तो सबसे पहले महाराष्ट्र ने की थी। किसकी, तो लोकायुक्त की। लेकिन बिल किस पे आया था, तो बिल जो लाया गया था वो उड़ीसा के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, तो यह द्वैध शासन जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर प्रांतों में द्वैध शासन, ये इसकी विशेषता नहीं है। लेकिन जेएसएससी के द्वारा आंसर जो दिया गया है इसका केंद्र में द्वैध शासन, जो कि यह बिल्कुल गलत है। इसके हम लोग विशेषता की अगर बात करते हैं तो पहला था प्रांतों में स्वायत्तता, यानी कि प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर उन्हें
अपने निर्धारित क्षेत्रों में प्रशासन की स्वतंत्रता दी गई। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन यानी कि संघीय विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया। तीसरा था अखिल भारतीय संघ, यानी कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करने का प्रावधान था, हालांकि यह कभी अस्तित्व में नहीं आया। चौथा था शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों यानी कि संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची में बांटना। और लास्ट था संघीय न्यायालय। 1937 में एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रांतों में द्वैध शासन की विशेषता नहीं थी। इस पर भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार अभी तक हम लोग देखें 3 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सदन स्थगित कर सकता है। क्या कर सकता है? तो सदन को स्थगित कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना जो है यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा की गई। किसके द्वारा? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 127 में सिर्फ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति के वीटो के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति की पास 3 वीटो शक्तियां जो होती है वो यूज कर सकता है। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। तो देखिए इसका आंसर जेएसएससी के द्वारा तो 1, 2, 3 तीनों दिया गया, लेकिन इसमें से स्टेटमेंट ही गायब है। अब आप बताइए जेएसएससी क्या करती है, समझ में ही नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जिसमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 एक्ट, यानी कि सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट जो है ये सुमेलित है, लेकिन इसका आंसर जो दिया है 1935 एक्ट यानी कि बाइकैमरलिज्म दिया है, जो कि गलत है। इसमें जो सिर्फ सही है कौन है? तो ए सिर्फ सही है। तो इस पर भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्शन करने के लिए है 22 जनवरी सेकेंड शिफ्ट वालों के पास। और देखते हैं अगला प्रश्न, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, शून्यकाल का तात्पर्य क्या है? यानी शून्यकाल का तात्पर्य क्या है? तो जब अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे शून्यकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या जारी कर सकता है? तो यह रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करना। क्या करना? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह भारत की सर्वोच्च संघीय न्यायालय क्या है? तो यह भारत की सर्वोच्च संघीय न्यायालय है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की द्वैध भूमिका से आप क्या समझते हैं? तो राज्यपाल की द्वैध भूमिका क्या है? तो संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र का प्रतिनिधित्व। क्या है? तो संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र का प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह राज्य सरकारों के पास रहती है, जबकि जेएसएससी के द्वारा आंसर जो दिया गया है वो केंद्र सरकार के पास दिया गया। तो इस प्रकार आपका पास 5 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखिए अनुच्छेद 73 और 162 के अनुसार समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है, लेकिन सामान्यतः कानून को लागू करने की जो कार्यकारी शक्ति होती है यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो राज्यों के पास ही रहती है। केंद्र तभी कार्यकारी शक्ति अपने हाथ में लेती है जब संविधान या संसद के किसी कानून में स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा कि राज्यों के पास ही वह रहती है। यानी कि आपके पास 5 क्वेश्चन जो हो गया उस पर आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा किसी राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है? यह निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने समय तक पद पर रहता है? यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का चुनाव कितने अंतराल पर होता है? यह 2 साल के अंतराल पर होता है। इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य
में आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्री होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है? ये भी इजी क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द सिविक कल्चर में आलमंड और बरवा द्वारा बताए गए राजनीतिक सिद्धांत के 3 आदर्श प्रकारों में से कौन शामिल नहीं है? तो एलिट यानी कि अभिजात जो है वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, आलमंड और बरवा के अनुसार स्थिर लोकतंत्र किस प्रकार की राजनीतिक संस्था में सबसे अधिक संभव है? यह सहभागी विषय और पारोचियल तत्वों का मिश्रित राजनीतिक संस्कृति से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति की प्रासंगिकता को कौन सा कथन सबसे बेहतर व्यक्त करता है? तो यह विभिन्न समाजों में लोकतांत्रिक की स्थिरता और सहभागिता के अंतर को समझने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड पहल का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का पहल सदस्य कौन नहीं है? तो दक्षिण कोरिया नहीं, बाकी जापान भी है, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, और इसके साथ अमेरिका है। कौन है? तो अमेरिका है। अगला प्रश्न है, S-400 भारत जो है रक्षा प्रणाली किस देश से खरीदा है? तो रूस से खरीदा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो लोकतंत्र की विशेषता क्या नहीं है? तो शक्ति की असमानता जो है लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन लोकतंत्र के अभिजात सिद्धांत को सबसे बेहतर व्यक्त करता है? तो लोकतंत्र अभिजात प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व चयन को संस्थागत बनाता है, यह सबसे बेहतर व्यक्त करता है। किसके संबंध में? तो लोकतंत्र के अभिजात सिद्धांत के संबंध में। अगला प्रश्न है, यह विचार कि सभी समाज शासक अल्पसंख्यक और शासित बहुसंख्यक में विभाजित होते हैं किस सिद्धांत का केंद्रीय तत्व है? यह गेटानो मोस्का का केंद्रीय तत्व है। अगला प्रश्न है, विल्फ्रेडो पेरेटो का अभिजात वर्ग परिसंचरण सिद्धांत क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? तो समय के साथ एक अभिजात वर्ग दूसरे का स्थान ले लेता है। क्या लेता है? तो समय के साथ एक अभिजात वर्ग दूसरे का स्थान ले लेता है। अगला प्रश्न है, मिशेल पेरेटो और मोस्का द्वारा साझा की गई सामान्य मान्यता क्या है? तो सभी समाजों में अभिजात प्रभुत्व अनिवार्य। क्या है? तो सभी समाजों में अभिजात प्रभुत्व अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, करेक्टली मैच द फॉलोइंग को बताना है। पहला जो इसका हो जाएगा, मैंडामस का अर्थ होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि सशरीर बॉडी को या शरीर को उपस्थित करना। नहीं, पहला का ही ऑप्शन क्या, सॉरी, हैबियस कॉर्पस का ही होता है। हैबियस कॉर्पस का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। मैंडामस का क्या हो जाएगा? मैंडामस का हो जाएगा वी कमांड। क्या हो जाएगा? वी कमांड। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्यू वारंटो जो है और थर्ड का क्या हो जाएगा? तो वी वारंट और अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से, बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी से आप जो है वो किसी पद पर हैं। और सर्टोरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टू बी सर्टिफाइड। क्या हो जाएगा? टू बी सर्टिफाइड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्र की अनिवार्य विशेषता है? तो राष्ट्र की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो एकता की भावना। क्या है? एकता की भावना। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पूरे 150 प्रश्नों में 5 प्रश्न जो हैं, जो मेरे द्वारा लग रहा है कि जिस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जिस पर आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। जिनको भी लग रहा हो कि ये क्वेश्चन गलत हैं, तो मैंने बता ही दिया कि क्वेश्चन गलत हैं, तो आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और आप लोग जेन्युइन कमेंट कीजिएगा कि पेपर जो डाउनलोड करना, आपको कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। इससे आपको कट ऑफ जो है वो एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। पेपर को देख के ऐसा लग रहा है कि पेपर जो है वो आपका मॉडरेट टू इजी है। क्या है? कुछ क्वेश्चन जो मॉडरेट हैं, टफ भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, टफ भी क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं या एक जनरल एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका जो कट ऑफ रहने का उम्मीद है वो आपका जनरल के लिए, यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए आपका 120 प्लस जिनका भी है वो सेफ जोन में होंगे। 120 प्लस जिनका भी होगा वो यूआर में सेफ जोन में होंगे। वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं, हम लोग ओबीसी की बात करते हैं,
तो 110 क्वेश्चन के आसपास ओबीसी रहने वाला है। वहीं अगर एससी की बात करते हैं तो एससी आपका 95 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी जो है आपका वो 90 के आसपास रहने का उम्मीद है, मतलब 90 प्लस ही रहने का उम्मीद है, इससे नीचे नहीं जाने वाला है। तो जिनका भी अगर इसके करीब होगा, आप लोग का राइट हो रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा करीब हैं कि आप लोग का नाम आ सकता है लिस्ट में। तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके अपना मार्क्स बताइएगा। बाकी बात, जिन लोगों ने हमारा पेड पीडीएफ खरीदा था तो उससे आपको देखने को इसमें मिल रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन से, मतलब जो पेड पीडीएफ जो लिए थे उससे एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिन लोगों ने भी ये पेड पीडीएफ लिया था उन लोगों को तो बनाने में किसी प्रकार का समस्या नहीं आया होगा, तो उन लोगों को तो अच्छा मार्क्स जरूर आ रहा होगा। तो आप लोग देखिए, धैर्य बनाइए, थोड़ा सा आंसर की डाउनलोड कीजिए और अपना आंसर मिलाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है। इस प्रकार से हम आप लोग के लिए एग्जैक्ट जो होता है ना वो कट ऑफ तैयार कर सकें, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो कि कट ऑफ कितना जाएगा। बार बार आप लोग सर्च करते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।